जिसके राज में आए दिन यहाँ हमारी बहन बेटियों की अस्मतें भी लुटती रही हों आदि आदि। या फिर इसके स्थान पर बीएसपी की ऐसी, या फिर इसके स्थान पर ये जो मैं क्राइम के बारे में बात कही है, या फिर इसके स्थान पर बीएसपी की ऐसी बेदागी चेहरे को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं जिसके सत्ता में आते ही यहाँ सपा के सभी गुंडे, बदमाश, माफिया, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्व या तो चूहों के बिलों की तरह कहीं भी जाकर छिप जाते हैं या फिर उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाहर के प्रदेशों में भाग जाते हैं। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही अब उत्तर प्रदेश की जनता को अपने हितों में सही व उचित फैसला लेना होगा। इसके अलावा विकास के नाम पर भी ये सरकार पिछली बीएसपी की सरकार के ही ज़्यादातर कार्यों के नाम व स्वरूप आदि बदल कर ही उन्हें ही अधिकांश यहाँ भुनाती रही है। इसके साथ साथ अपने वोटों के स्वार्थ में इस सपा सरकार ने प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव नजदीक आते ही अधिकांश यहाँ बिना बजट के ही थोक में असंख्य खोखली घोषणाएं व शिलान्यास आदि करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिनके प्रचार प्रसार पर भी प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों रुपया काफी बेदर्दी से पानी की तरह बहा दिया गया है, जबकि यही अपार धन प्रदेश की गरीब जनता के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने वोटों के स्वार्थ में यहाँ उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में अपने केंद्रीय मंत्रियों व प्रधानमंत्री से भी यहाँ बड़ी तादाद में हवाई व खोखली घोषणाएं व शिलान्यास आदि भी करवाए हैं, जिन्हें चुनाव खत्म होने के बाद पूर्व की तरह ही अधिकांश फिर दरकिनार ही कर दिया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि अब ये सभी विरोधी पार्टियां पूर्व की तरह ही इस चुनाव में भी अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में किस्म किस्म के प्रलोभन भरे वायदे करने में भी कोई कमी छोड़ने वाली नहीं है, जिनका चुनाव खत्म होने के बाद फिर कुछ भी अता पता मिलने वाला नहीं है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, क्योंकि हमारी पार्टी कहने में नहीं बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अब सभी विरोधी पार्टियां अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में यहाँ किस्म किस्म के षड्यंत्र व हथकंडे आदि इस्तेमाल करके भी प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में करने का भी पूरा प्रयास कर रही हैं, जिनसे इनको सावधान रहना बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अब इसके लिए बीजेपी व इनके राष्ट्रीय नेता अपने हर कार्यक्रम में ज़्यादातर एक ही बात कहते रहते हैं कि केंद्र के साथ साथ जब तक उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो तब तक उत्तर प्रदेश का विकास होना संभव नहीं हो सकता है और ना ही ये प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सकता है। ये अपनी हर चुनावी जनसभा में बीजेपी के लोग ये बात कहते हैं। जबकि इस मामले में इनको ये मालूम होना चाहिए कि सन 1998 से लेकर सन 2004 के कुछ समय पहले तक जब केंद्र में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार चल रही थी, तो तब उसी समय में सन 1997 से लेकर सन 2002 तक उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार चल रही थी। लेकिन अब यह मुख्य सवाल ये पैदा होता है कि तब उस दौरान इनके इस कथन अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ उत्तर प्रदेश का अपेक्षित विकास क्यों नहीं किया था और साथ ही इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश भी क्यों नहीं बनाया था, जिसके बारे में अब ये लोग प्रदेश की सत्ता से बाहर रहकर इस किस्म की गुमराह करने वाली बातें कर रहे हैं। किंतु इससे अब ये बात भी यहाँ जरूर स्पष्ट हो जाती है कि बीजेपी के नेता कहते कुछ हैं
और करते ठीक उसके विपरीत ही हैं। और यही मुख्य कारण है कि सन 2014 में देश में हुए लोकसभा आम चुनाव के समय में इनके द्वारा किए गए तमाम लोक लुभावन वायदे ना तो इन्होंने अब याद रखे हैं और ना ही अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें याद रखने का प्रयास कर रहे हैं। और अब इनके अधिकांश लोकसभा चुनावी वायदे केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के एजेंडे से अधिकांश गायब भी हो गए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अब तो पूरे देश में व खासकर भाजपा शासित राज्यों में तो अभी भी यहाँ गरीबों, मजदूरों, किसानों, कर्मचारियों व छोटे कारोबारी आदि लोगों की अधिकांश मामलों में हो रही उपेक्षा के साथ साथ खासकर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के ऊपर भी हर स्तर पर आए दिन हो रही जुल्म, जाति, शोषण व उत्पीड़न आदि होनी अभी तक भी बंद नहीं हुई है। इसके साथ ही देशभक्ति व राष्ट्रवाद के नाम पर भी अब इनका आरएसएस का संकीर्ण व कट्टरवादी एजेंडा भी सरकारी मशीनरी व डंडे के बल पर आए दिन इन लोगों के ऊपर ही जबरदस्ती थोपने का भी प्रयास किया जाता रहता है। बेवजह देशद्रोह तक के मुकदमे भी ज्यादातर इन्हीं लोगों के ऊपर ही थोपे जा रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों की तरह ही केंद्र में भाजपा शासित राज्यों में भी विकास की स्थिति काफी गई गुजरी है। और अब यहाँ वास्तव में विकास केवल बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का ही किया जा रहा है। इसी प्रकार कानून व्यवस्था के मामले में भी शुरू से लेकर अब तक बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा व बीजेपी शासित राज्यों का भी रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराबी बना रहा है। और अब इस मामले में बीजेपी खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को जो यहाँ बेहतरीन कानून व्यवस्था देने की भी बढ़िया बढ़िया बातें कर रही है, तो इनको ये सब बातें करने से पहले यहाँ दिल्ली की भी खराब कानून व्यवस्था के बारे में भी जरूर बताना चाहिए जो इनकी अपनी केंद्र की सरकार के ही अधीन है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी यहाँ बीजेपी व इनके श्री कल्याण सिंह का भी शासनकाल देखा है, जो अपनी खराब कानून व्यवस्था की खास वजह से ही यह अपनी सरकार का 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके थे। अर्थात इसी खास वजह से ही इस पार्टी की सरकार समय से पहले ही यहाँ प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गई थी। ऐसी स्थिति में इन्हें अब ये जरूर समझ लेना चाहिए कि सन 2014 की तरह अब उत्तर प्रदेश की जनता इनकी इन सभी खोखली बातों व झूठे प्रचारों आदि से कतई भी गुमराह होने वाली नहीं है। और अब आगे बीजेपी पूरे देशवासियों को और खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बार बार गुमराह करके इनका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं कर सकती है। अर्थात भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामले में भी देश के लोग अभी तक भी ये नहीं भूले हैं कि किस प्रकार से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने महाभ्रष्टाचारी की श्रेणी में आने वाले खासकर ललित मोदी व विजय माल्या आदि की मदद की है, जिसके तहत ही इनकी केंद्र की सरकार ने इन दोनों को विदेश भी भगा दिया है। और अब ये लोग उन्हें काले धन की तरह ही आज तक भी विदेश से अपने देश में वापस नहीं ला पाए हैं। इसके साथ साथ भाजपा शासित राज्यों में भी हो रहे घोटालों की और उसमें भी खासकर मध्य प्रदेश के खूनी व्यापम घोटाले की तरफ भी देखकर इनको अपने गिरबान में भी जरूर खुद झांक लेना चाहिए। तब फिर इनको भ्रष्टाचार के मामले में अपने विरोधियों पर कोई हमला बोलना चाहिए। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब इस भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने से रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ वर्तमान में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी की खराब एवं दयनीय हालत को देखते हुए अब ये दोनों पार्टियां अलग अलग से चुनाव लड़के, मैं इस बात को दोहराना चाहती हूँ, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब इस भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने से रोकना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ वर्तमान में खासकर सपा
व कांग्रेस पार्टी की खराब एवं दयनीय हालत को देखते हुए अब ये दोनों पार्टियां अलग अलग से चुनाव लड़के या फिर गठबंधन आदि करके भी इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सत्ता में आने से नहीं रोक सकती हैं। अर्थात इसके लिए दोनों पार्टियां कतई भी सक्षम नहीं हैं। और वैसे भी इस समय प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने से पहले ही सपा परिवार में आपसी वर्चस्व को लेकर मचे घमासान की वजह से भी अब यहाँ इस पार्टी का अपना परंपरागत व बेस वोट दो खेमों में अर्थात अखिलेश व शिवपाल के खेमे में ही बटकर रह जाएगा। ऐसे हालातों में चाहे ये दोनों खेमे अलग अलग से चुनाव लड़ें या इकट्ठा होकर चुनाव लड़ें या फिर कांग्रेस पार्टी व लोकदल आदि के साथ भी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ें, लेकिन इन सभी स्थिति में सपा के ये दोनों खेमे खुद अपना अपना चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि ये दोनों खेमे एक दूसरे को हराने के लिए ही ये चुनाव लड़ने वाले हैं। और अब ऐसे में इनका ये अपना परंपरागत वोट व बेस वोट दो जगह बंटने की वजह से फिर इसका काफी कुछ सीधा लाभ बीजेपी को ही पहुंच सकता है, जिसे रोकने के लिए वर्तमान में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी सक्षम पार्टी है जिसका अपना परंपरागत व बेस वोट समाजवादी पार्टी की तरह दो खेमों में बंटने वाला नहीं है, बल्कि इनका पूरा का पूरा वोट एक तरफा बीएसपी के ही उम्मीदवारों को मिलने वाला है। अर्थात उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालातों में अब यहाँ बीएसपी ही बीजेपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने से रोक सकती है। और ऐसा हो जाने पर अर्थात यहाँ बीएसपी के सत्ता में आने पर फिर इससे बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार को जबरदस्त झटका लगेगा और फिर ये पार्टी आगे चलकर किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में भी आसानी से आसीन नहीं हो सकती है, जिससे फिर एक तरफ देश में पूंजीवादी, जातिवादी व सांप्रदायिक ताकतें कमजोर होंगी तो वहीं दूसरी तरफ फिर ये पार्टी देश में अगले लोकसभा के आम चुनाव होने तक नोटबंदी की तरह ऐसा कोई भी जन पीड़ादायी फैसला लेने की आसानी से हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। लेकिन इसके लिए खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को इस चुनाव में बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के षड्यंत्रों व हथकंडों से तथा इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों से भी सावधान रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देश में खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी अन्य सभी सहयोगी पार्टियां भी जो अधिकांश यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही हितकारी पार्टियां मानी जाती हैं और इस मामले में अब नंबर 1 पर हमें बीजेपी ही नजर आ रही है, जिनके अपार धन को व इनके साधनों को भी इस चुनाव में भी ये सभी विरोधी पार्टियां बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने वाली हैं। इससे भी प्रदेश की जनता को जरूर सावधान रहना है और इस मामले में सावधानी के तौर पर यहाँ मेरा ये भी कहना है कि देश में बड़े बड़े अखबारों व चैनलों आदि पर भी अधिकांश इन्हीं बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का ही पैसा लगा हुआ है। इसलिए पूर्व की तरह ही इस चुनाव में भी इनके ये अखबार व चैनल आदि भी ज्यादातर बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के पक्ष में ही हवा बनाने वाली खबरें दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे और इस क्रम में ये लोग सर्वे कराने वाली एजेंसियों को भी मैनेज करके जहां ओपिनियन पोल व सर्वे आदि में भी इन्हीं पार्टियों के पक्ष में ही रिपोर्ट दर्शाने वाले हैं, जिनसे प्रदेश की जनता को कतई भी गुमराह नहीं होना है। और इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि ये सभी विरोधी पार्टियां जो अभी तक अधिकांश यहाँ आपराधिक व बाहुबली तत्वों के बल पर तथा धन के मामले में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के बल पर ही ये चुनाव लड़ती रही है और इसी आधार पर अभी भी ये चुनाव लड़ने वाली है। और फिर सत्ता में आने के बाद ये सभी विरोधी पार्टियां यहाँ प्रदेश में आम जनता का नहीं बल्कि इन्हीं लोगों के हितों का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखती हैं। जो बड़े बड़े बाहुबली हैं या धन्ना सेठ लोग हैं उनका ध्यान रखती हैं।
इसी मानसिकता के तहत चलकर ही ये सभी विरोधी पार्टियां बीएसपी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने से रोकने के लिए फिर से यहाँ सन 2012 के हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही अंदर अंदर एकजुट होकर एक दूसरे को अपना वोट भी ट्रांसफर कर सकती हैं। इसे भी ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की जनता को अब एक तरफा अपना वोट अकेले बीएसपी को ही देना है, ताकि इस बार चुनाव में इन सभी विरोधी पार्टियों की रणनीति भी किसी भी कीमत पर कामयाब न हो सके। इसलिए इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार का ये चुनाव कई मायने में अति महत्वपूर्ण होगा और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में वर्तमान 5-6 मिनट आप लोग और इंतजार कीजिए। और आप लोगों को तो सुनना पड़ रहा, मुझे बोलना पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में वर्तमान हालातों में यदि चुनाव में बीएसपी अकेले ही पूर्ण बहुमत के आधार पर या उत्तर प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो फिर बीजेपी व इनकी केंद्र सरकार पर एक तरफ देश में इनके नोटबंदी जैसे अन्य और फैसले लेने पर भी कुछ हद तक जरूर रोक लग जाएगी, और वहीं दूसरी तरफ यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का भी फिर पूरे तौर से जरूर सफाया हो जाएगा। कब? जब बीएसपी यहाँ सत्ता में आ जाती है। और फिर यहाँ पूरे प्रदेश में हमारी बहन बेटियां भी अपने किसी भी जरूरी कार्य से दिन छिपे के बाद भी अकेले ही बाहर आ जा सकती हैं। और इसके साथ ही फिर पूरे प्रदेश में सब समाज में से खासकर गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, बुजुर्ग व महिलाएं, छात्र एवं नौजवान आदि के साथ साथ यहाँ किसान, मजदूर, कर्मचारी, वकील, व्यापारी वे अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोग भी काफी हद तक खुशहाल नजर आएंगे। और खासकर वर्तमान में नोटबंदी से सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे गन्ना किसानों की बकाया पड़ी धनराशि को भी फिर बहुत जल्दी भुगतान करवाया जाएगा, और साथ ही इनको गन्ना व अन्य और फसलों का भी उचित दाम दिलवाया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी की सरकार में विकास व उत्थान के मामले में वैसे तो सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन मेरी पूर्व की रही सरकारों की तरह इस बार भी हर मामले में प्राथमिकता पहले यहाँ प्रदेश में सर्व समाज में से खासकर उन गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ही दी जाएगी, जिनकी पूर्व की सरकारों में व वर्तमान सपा सरकार में भी उनकी पूंजीवादी, जातिवादी व सांप्रदायिक सोच के कारण हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ प्रदेश में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य वे अन्य रोजमर्रा की जरूरतों को भी समय से पूरा कराने की तरफ भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही मेरी पिछली सरकारों में जनहित व कल्याण की जो भी नई योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चलाया जाएगा, तथा वर्तमान में सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल किया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह प्रदेश के गरीब व बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगारी उपलब्ध कराए जाएंगे। और साथ ही अब प्रदेश में गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल आदि देने की बजाय उन्हें सीधे तौर पर नगद आर्थिक मदद ही दी जाएगी, ताकि वो अपने हिसाब से अपनी प्राथमिक व खास जरूरतों को पूरा कर सके। इसके साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में आगे नए स्मारक व संग्रहालय आदि भी नहीं बनवाए जाएंगे, क्योंकि ये सभी कार्य मेरी पिछली रही सरकारों में ही पूरे किए जा चुके हैं। अर्थात इस बार मेरी पूरी ताकत हर स्तर पर यहाँ प्रदेश की जनता को सुरक्षित रखने व उन्हें विकसित करने की तरफ ही लगाई जाएगी। साथ ही प्रदेश व जनहित के केंद्र से जुड़े कार्यों को भी पूरा कराने के लिए फिर से पैरवी की जाएगी। इसके अलावा वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए या फिर से ठोस व बुनियादी
कदम उठाए जाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि वर्तमान सपा सरकार के सभी बड़े बड़े आर्थिक फैसलों की व सरकारी भर्ती आदि की भी जरूर जांच करवाई जाएगी। इसके साथ साथ प्रदेश के विकास व उत्थान के मामले में भी खासकर यहाँ पूर्वांचल व उत्तराखंड क्षेत्र का प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार प्रदेश में इस बार भी यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाई जाएगी, जिसकी वर्तमान में प्रदेश की जनता को काफी सख्त जरूरत भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि यदि इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के लोगों ने हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए यहाँ प्रदेश में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली, तो फिर यही मेरे लिए आज इन लोगों का मेरे जन्मदिन का बहुत बड़ा कीमती तोहफा ही होगा। इसी प्रकार उत्तराखंड व पंजाब में भी यदि इस बार हमारी पार्टी के लोगों ने वहां पहले से बेहतर रिजल्ट दिखा दिया, तो फिर उनका भी मेरे जन्मदिन के लिए यही कीमती व खास तोहफा भी होगा। और अब मैं अंत में अपने जन्मदिन को मनाने वाले पूरे देश भर के अपने सभी अनुयायियों का व शुभ चिंतकों का भी पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी पुस्तक का विमोचन भी करती हूँ। लेकिन इस पुस्तक को चुनाव खत्म होने के बाद ही पार्टी व आप लोगों को भी तभी पढ़ने के लिए दिया जाएगा, अभी नहीं। पहले मेरा काम पूरा होने दो ना।